स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि क्षेत्र की। जानते हैं अर्थव्यवस्था में इसके योगदान के बारे में। कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950-51 में यह लगभग 51% था, जबकि 2011-12 में यह लगभग 14.2% रह गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 283.4 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया था। 2018-19 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं कृषि वित्त तथा उसके प्रकार। कृषि कार्य से संबंधित वित्त को कृषि वित्त कहते हैं। इसके निम्नलिखित प्रकार हैं। अल्पकालिक ऋण, किसानों द्वारा अल्पकालीन ऋण का उपयोग खेतों की जुताई करने, उन्नत किस्म के बीज और उर्वरकों एवं कीटनाशकों इत्यादि को खरीदने हेतु किया जाता है। अल्पकालीन ऋण सामान्यतः 15 महीने की अवधि के लिए दिए जाते हैं। मध्यकालिक ऋण सामान्यतः 15 दिनों से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए दिए जाते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः कृषि यंत्रों एवं मशीनों को खरीदने एवं अन्य सुधारात्मक कार्यों के लिए किया जाता है। दीर्घकालिक ऋण सामान्यतः 5 से 20 वर्षों तक की अवधि के लिए प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण को दीर्घकालिक ऋण कहा जाता है। इसका प्रयोग कृषि भूमि, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि को खरीदने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की। MSP वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार द्वारा किसानों के अनाज को खरीदा जाता है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से MSP पर कृषि उत्पादों को खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। MSP मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले होती है। भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में 2 बार रबी और खरीफ के मौसम में इसकी घोषणा की जाती है। MSP के संदर्भ में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत मॉडल की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में 3 मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। पहला, बाजार आश्वासन योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा कृषि उपजों की खरीद की जाती है। मूल्य अंतर खरीद योजना। इस योजना के अंतर्गत यदि विक्रय मूल्य निर्धारित किए गए मूल्य से कम है, तब ऐसी परिस्थितियों में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और वास्तविक मूल्य के अंतर की राशि की क्षतिपूर्ति की जाती है, लेकिन यह राशि MSP के 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। इसके अंतर्गत निजी उद्यमियों द्वारा MSP पर कृषि उपज की खरीद की जाती है और सरकार द्वारा इन उद्यमियों को कुछ नीतिगत और कर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। निजी प्रतिभागियों को राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से नामित किया जाएगा। नोट: एक ही फसल के लिए एक साथ तीनों विकल्पों को नहीं अपनाया जा सकता। अब बात करते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की यानी NAFED। इसकी स्थापना का मकसद कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देकर किसानों को लाभ पहुंचाना था। नाफेड का उद्देश्य कृषि, बागवानी और वन उपजों का विपणन, प्रसंस्करण और भंडारण करना है। ट्राइबल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी TRIFED। इसके निर्माण का प्रमुख उद्देश्य जनजातीय लोगों को शोषणकारी निजी व्यापारियों से छुटकारा दिलाना था। अप्रैल 1988 से कार्यरत ट्राइफेड को पेड़ों तथा वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, भंडारण और विकास की प्रमुख एजेंसी घोषित किया गया है। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड भारतीय खाद्य निगम के एजेंट तथा मोटे अनाज, दालों और तिलहनों की खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं उद्योग क्षेत्र की।
निर्माण क्षेत्र सहित औद्योगिक क्षेत्र भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। 2018-19 के दौरान विनिर्माण और निर्माण गतिविधि में सुधार के कारण उद्योग वृद्धि की दर में तेजी आई थी, जिनकी वजह से 2 उपक्षेत्रों खनन और उत्खनन तथा बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं में वृद्धि हुई थी। अब बात करते हैं महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न श्रेणी के उद्योग। महारत्न की बात करें तो महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिए जाने वाले प्रमुख दिशा निर्देश हैं। कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो तथा उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो। कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। उदाहरण की बात करें तो इसमें शामिल हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL। अब बात करते हैं नवरत्न की। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निम्नलिखित मापदंडों को पूरा करने पर नवरत्न की श्रेणी में रखा जाता है। पिछले 5 वर्षों में से 3 वर्षों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रणाली के तहत उत्कृष्ट या बहुत अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो। इन 6 चयनित मापदंडों में 100 में से 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। कुल शुद्ध पूंजी, निवल मूल्य के अनुपात के रूप में निवल लाभ, कुल श्रम शक्ति लागत, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की लागत, प्रति अंश आय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। इसके उदाहरण हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब बात करते हैं मिनी रत्न की। ये सार्वजनिक क्षेत्र के वे उद्यम होते हैं जो पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ कमा रहे हों। इन्हें पिछले 3 वर्षों में से किसी एक वर्ष में कम से कम 30 करोड़ रुपए या इससे अधिक का कर पूर्व लाभ प्राप्त हो रहा हो। इसकी 2 श्रेणियां होती हैं। पहली श्रेणी की मिनी रत्न कंपनियां 500 करोड़ रुपए या अपनी निवल संपत्ति जो भी कम हो के बराबर निवेश करने हेतु स्वतंत्र होती है। द्वितीय श्रेणी की कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना 300 करोड़ रुपए या अपने मूल्य का 50% तक जो भी कम हो पूंजी व्यय की स्वायत्ता रखती है। श्रेणी 1 की कंपनियों में शामिल हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत संचार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड। श्रेणी 2 की कंपनियां हैं HMT इंटरनेशनल लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड। अब बात करते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग यानी MSMEs की। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग भिन्न भिन्न होने के साथ ही संख्या में भी काफी अधिक है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार देश के MSME क्षेत्र में लगभग 51 मिलियन इकाइयां सक्रिय हैं और उनके माध्यम से लगभग 111 मिलियन नागरिकों को रोजगार मिला हुआ है। यह सभी उद्यम लगभग 6000 विविध प्रकार के उत्पादों का विनिर्माण करते हैं और इनका कुल विनिर्माण में लगभग 33% तथा देश के कुल निर्यात में लगभग 45% का योगदान है। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम बड़े रोजगार अवसर देने, ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। MSME क्षेत्र में कुल औद्योगिक GVA का 33% तथा स्थिर मूल्यों आधार वर्ष 2011-12 पर औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद GDP के 31% का योगदान दिया। 9 मई 2007 को भारत सरकार द्वारा कार्य आवंटन नियम 1961 में संशोधन के बाद पूर्व के लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का गठन किया गया। यह मंत्रालय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन करता है। अब बात करते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की। भारत एशिया के उन देशों में से एक था
जिसने निर्यात संवर्धन के लिए निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की भूमिका को सबसे पहले स्वीकार किया। 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र गुजरात के कांडला में स्थापित किया। SEZ ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र एक एकीकृत औद्योगिक क्षेत्र होता है जिसमें पूर्ण विकसित आधारिक संरचना मौजूद होती है। भारत में औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करने एवं विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2000 को विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई। इस नीति का उद्देश्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों को विकास का इंजन बनाना था। इसके तहत सभी मौजूद निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तित कर दिया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया। यह अधिनियम फरवरी 2006 से लागू किया गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र के मुख्य उद्देश्यों में शामिल हैं घरेलू एवं विदेशी स्रोतों से निवेश को आकर्षित करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों का सृजन करना, रोजगार के अवसरों का सृजन करना, बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। अब बात करते हैं शेल कंपनी की। शेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि केवल कागजों में ही मौजूद होती है। इसके पास ना तो स्थायी कार्यालय होता है और ना ही स्थायी कर्मचारी। ये कंपनियां सामान्यतः रजिस्टर होती हैं व इनका एक बैंक खाता होता है। इनमें निवेश भी किया जाता है, लेकिन इन कंपनियों में उत्पादन कार्य न के बराबर होता है। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन को सफेद धन बनाने में किया जाता है। वर्ष 2017 में कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा लगभग 2.10 लाख शेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR। CSR से अभिप्राय किसी औद्योगिक इकाई का उसके सभी पक्षकारों जैसे संस्थापकों, निवेशकों, ऋणदाताओं, प्रबंधकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, ग्राहकों, वहां के स्थानीय समाज एवं पर्यावरण के प्रति नैतिक दायित्व से है। CSR की अवधारणा को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के तहत नियंत्रित किया जाता है। CSR का प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होता है जिनका निवल मूल्य यानी नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए से अधिक हो, या कुल कारोबार टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो, या शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से अधिक हो। इस अधिनियम के अनुसार कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के शुद्ध लाभों के औसत का 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करना पड़ेगा, जैसे शिक्षा का प्रसार, भूख, कुपोषण एवं गरीबी को कम करना, पर्यावरण संरक्षण इत्यादि। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र की आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका है तथा सकल संवर्धित मूल्य में उसकी बड़ी भागीदारी रही है। सेवा क्षेत्र का निर्यात में कुल योगदान 2000 से 2001 में लगभग 0.74 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में लगभग 14.38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी कुल निर्यात में इसकी भागीदारी 26.8% से बढ़कर 38.4% हो गया। भारत में तीव्र वृद्धि वाले सेवा क्षेत्र की बात करें तो भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सेवा क्षेत्र के कुछ प्रमुख उपक्षेत्रों में प्रगति देखी गई। ये प्रमुख उपक्षेत्र हैं व्यवसायिक सेवाएं, संचार सेवाएं, व्यापार, बैंकिंग सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं, होटल व रेस्तरां, वैयक्तिक सेवाएं, परामर्श सेवाएं और आंतरिक व्यापार। बात करते हैं अनुसंधान एवं विकास हेतु सेवाओं की। अनुसंधान और विकास पर भारत का व्यय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत की रैंक 52वीं है, जबकि भारत 2018 में 57वें पायदान पर था। भारत की बढ़ती रैंकिंग भारत को इनोवेशन में और अधिक धन खर्च करने को प्रोत्साहित करती है। इस वर्ष के सूचकांक में इनोवेशन एग्रीमेंट की गुणवत्ता में भारत 26वीं अर्थव्यवस्था में शामिल है, जबकि मध्य आय वाली अर्थव्यवस्था में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। अब बात करते हैं पर्यटन क्षेत्र की। पर्यटन क्षेत्र भारत में एक महत्वपूर्ण एवं व्यापक सेवा क्षेत्र का अंग है।
वर्तमान में वैश्विक सेवा निर्यातों में यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र की पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष भागीदारी है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद के अनुसार यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है जो रोजगार सृजन में सहायक है। वर्ष 2018-19 में लगभग 10.6 मिलियन विदेशी पर्यटक आए, जबकि 2017-18 में इनकी संख्या लगभग 10.4 मिलियन थी। भारत में पर्यटकों से विदेशी मुद्रा की आमदनी 2018-19 में लगभग 27.7 अरब अमेरिकी डॉलर रही, जबकि 2017-18 में यह 28.7 अरब अमेरिकी डॉलर थी। बात करते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की। भारत में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के फलस्वरूप सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास हुआ है, जिसमें माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, फाइबर ऑप्टिक्स, दूरसंचार और माइक्रो प्रोसेसर इत्यादि शामिल होते हैं। इस क्षेत्र के समुचित विकास के कारण ही व्यवसाय में वृद्धि हुई है, उत्पादन बढ़ा है तथा वैज्ञानिक अनुसंधान एवं नवाचार में भी विकास हुआ है। अब बात करते हैं उपग्रह मानचित्र एवं प्रक्षेपण सेवाओं की। उपग्रह मानचित्रण और प्रक्षेपण सेवाएं दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत अपनी छाप छोड़ रहा है और भविष्य में इसकी काफी संभावनाएं हैं। उपग्रह मानचित्रण जैसी अंतरिक्ष सेवाओं से राजस्व के रूप में भारत के लिए विदेशी मुद्रा का सृजन होता है। उपग्रह प्रक्षेपण से भारत की अंतरिक्ष एजेंसी की अंतरिक्ष बाजार में पकड़ मजबूत हो रही है। इसरो की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा के रूप में एंट्रिक्स पूरी दुनिया में अपने अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद एवं सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। एंट्रिक्स को भारत सरकार द्वारा 2008 में लघु रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। सेवाओं एवं व्यापार पर सामान्य समझौतों की बात करें, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS), यह समझौता सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पहला समुच्चय है। भारत 1995 में इस समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही इसका हस्ताक्षर करता है। इस समझौते के तहत निम्न सेवाओं को शामिल किया जाता है: व्यवसाय, संचार, निर्माण, वितरण, शैक्षिक, पर्यावरणीय, वित्तीय सेवाएं, बीमा और बैंकिंग, स्वास्थ्य संबंधी और सामाजिक सेवाएं, पर्यटन और यात्रा सेवाएं, मनोरंजन और खेलकूद, परिवहन सेवाएं तथा अन्य। GATS के अंतर्गत सेवाओं को आपूर्ति के आधार पर 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। इसमें शामिल है विदेशों में सेवाओं की आपूर्ति, विदेशों में उपभोग, वाणिज्य की स्थिति तथा व्यक्तियों का आवागमन।